नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। पटना में सहायक अनुवादकों को नियुक्ति पत्र मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित कार्यक्रम में 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित 50 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। बाकी लोगों को जिले में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज बहुत खुशी की बात है। 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसमें से 50 सहायक उर्दू अनुवादकों को यहां से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। शेष युवाओं को आज ही सभी जिलों में नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उर्दू अनुवादक उर्दू निदेशालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, जो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन आता है। ये कर्मी जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरों के कार्यालयों में उर्दू लिखने, पढ़ने और उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से पहले सहायक उर्दू अनुवादकों के मात्र 449 पद थे, जो जरूरत के हिसाब से काफी कम थे। वर्ष 2018 में 1204 नए पद स्वीकृत किए गए और सहायक उर्दू अनुवादकों की संख्या को बढ़ाकर 1653 कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने तय कर दिया है कि सहायक उर्दू अनुवादकों को पदों को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए, इससे सहायक उर्दू अनुवादकों की संख्या बढ़कर 3306 हो जाएगी, जो सहायक उर्दू अनुवादकों की वर्ष 2005 से पहले की संख्या के 7 गुणों से भी अधिक हो जाएगी। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खाली पदों एवं नए पदों पर तेजी से बहाली की जाए। बिहार के मुख्य सचिव भागलपुर पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर को सौगात के रूप में जितनी भी योजनाओं का लाभ देने की बात कही थी, उसको अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी बाबत बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा हेलीकॉप्टर से 1 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के हवाई अड्डे से सड़क मार्ग होते हुए विक्रमशिला पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद कहलगांव, एनटीपीसी और बेहरपुर वीरपुर पथ का निरीक्षण किया। उसके बाद भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर बैठक की। साथ ही प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का भी निरीक्षण किया। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचते ही भागलपुर पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद अपने निरीक्षण कार्य में सड़क मार्ग से निर्माणाधीन विक्रमशिला पुल के कार्य को भी देखा। वहीं बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय खुदाई स्थल के भ्रमण के दौरान बताया कि प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पटना में सहकारी समितियों को मजबूती मिलेगी। बिहार सरकार सहकारिता और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कई योजनाओं पर काम कर रही है। इस दिशा में मक्का, दलहन और तिलहन फसलों को प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स से जोड़ने की योजना बनाई गई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही 100 नए किसान उत्पादक संगठन FPO बनाए जा रहे हैं, जो किसानों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने में मदद करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 29 और 30 मार्च को बापू सभागार में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर बैंक मित्र समितियों को माइक्रो ATM वितरित किए जाएंगे। साथ ही दरभंगा में मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का भी उद्घाटन होगा, जिससे मखाना उत्पादकों को बेहतर बाजार मिलेगा। यही नहीं, 11 नए गोदामों का लोकार्पण किया जाएगा, जिससे कृषि उत्पादकों के भंडारण की सुविधा बढ़ेगी।
500 पैक्स को ई पैक्स घोषित कर उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जो पैक्सों में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम निर्माण का शिलान्यास होगा। बिहार सरकार की इन योजनाओं से किसानों, महिलाओं और सहकारी समितियों को व्यापक लाभ मिलेगा। इन प्रयासों से बिहार का सहकारिता क्षेत्र मजबूत होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। कांग्रेस की पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा सुपौल पहुंची। इस यात्रा का उद्देश्य बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन की समस्या को उजागर करना और सरकार पर युवाओं को रोजगार देने का दबाव बनाना है। यात्रा में कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शुरुआत में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की गैर मौजूदगी से राजनीतिक चर्चा गर्म रही, लेकिन बाद में वे भी यात्रा में शामिल हुए और जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार के युवा नौकरी का, किसान अपनी फसल और महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा बिहार के नौजवानों और छात्रों की आवाज है, जो राज्यों में बदलाव और न्याय की मांग को लेकर आगे बढ़ रही है। मंदिर से निकलने के बाद गंगाजल से सफाई की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि जो लोग मंदिर को गंगा जल से धो रहे हैं, उन्हें भी रोजगार मिलना चाहिए ताकि उनके परिवारों को पलायन न करना पड़े। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आने चाहिए और उनके परिवार की महिलाओं को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में हर नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने बिहार में युवाओं के बेहतर भविष्य और पलायन रोकने के लिए ठोस नीति अपनाने की मांग की। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याएं साझा की और सरकार से समाधान की मांग की। सुल्तानगंज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। भागलपुर थाना सुल्तानगंज परिसर में ईद, रमजान, चैती छठ पूजा को लेकर थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी नीलिमा कुमारी, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, शांति समिति के अध्यक्ष दीपांकर प्रसाद मौजूद रहे। बैठक में हिंदू मुस्लिम भाई सहित मंदिर और मस्जिद के सदस्य, मुखिया, वार्ड पार्षद, सभी दल के नेताओं के साथ बैठक करते हुए शांति एवं सौहार्द वातावरण में पर्व मनाने की अपील करते हुए सरकार के गाइडलाइन के अनुसार रामनवमी जुलूस में लाइसेंस लेने और डीजे पर प्रतिबंध लगाते हुए गंगा घाट में एसडीआरएफ टीम गोताखोरों को लगाने की बात कही गई है। भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में 100 व 60 फीट के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भव्य सैंड पोर्ट्रेट आर्ट कलाकृति बनाई जा रही है। इसको लेकर 30 मार्च और 31 मार्च को संध्या 5 बजे से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पिछले बार रंग बिरंगे 5 लाख से अधिक दीपकों से श्री राम के विशाल चित्र को उकेर कर रामनवमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इस बार फिर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय नववर्ष आयोजन समिति के द्वारा इस कार्यक्रम को 30 मार्च और 31 मार्च को भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संयोजक भागलपुर विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरिजीत शाश्वत चौबे हैं। श्री राम के विशाल कलाकृति को बनाने में भागलपुर बरारी के कलाकार अनिल कुमार की टीम जोर शोर से लगी हुई है। कलाकार अनिल ने इससे पहले कई विशाल कलाकृतियों का निर्माण किया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। वहीं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अरिजीत शाश्वत चौबे ने कहा कि इससे पहले हम लोगों ने अंग जनपद के लिए बहुत सारे काम किए हैं। यह कार्यक्रम रामनवमी के शुभ अवसर पर 30 मार्च और 31 मार्च को आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कलाकार लगे हुए हैं, लगभग काम पूरा कर लिया गया है। यह 100 से 60 फीट वर्ग फीट में बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह अभी तक का सबसे बड़ा सैंड पोर्ट्रेट आर्ट है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बिल्कुल
तैयार है, जिसमें भव्य आरती का आयोजन होगा। साथ ही बच्चों के लिए स्वदेशी मेले का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने शहर वासियों से ज्यादा संख्या में आने की अपील की। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आदिवासी समुदायों के लिए वन आधारित जीविकोपार्जन के लिए अवसर पर विषय नीति आयोग तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि जनजातीय समाज और वनों के मध्य गहरा संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में संरक्षित हैं, संवर्धित हो रहे हैं। प्रकृति की गोद में ही जनजातीय समाज का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हुआ है। यह कार्यशाला आदिवासी और वनों के सह अस्तित्व को केंद्र में रखकर उनके उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 32% जनजातीय समुदाय निवासरत है और 44% इलाका वन आच्छादित है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछले 35 वर्षों से अधिक सार्वजनिक जीवन में मैंने प्रदेश के जनजातीय समुदाय और विशेष पिछड़ी जनजातियों के संघर्ष और पीड़ा को करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की व्यथा को समझा और एक आदिवासी बहुल नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। साय ने कहा कि अटल जी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए पृथक मंत्रालय का भी गठन किया और आदिवासियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजी जा रही राशि का सही उपयोग पाया। अटल जी के प्रयासों से ही छत्तीसगढ़ में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। गरियाबंद में देवभोग पुलिस पर जांच के नाम पर आदिवासी अधेड़ पर बर्बरता का आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर अब आदिवासी समाज भी लामबंद हो गया है। आरोप है कि जनवरी माह में नाबालिग गुमशुदगी की जांच के नाम पर देवभोग पुलिस ने अधेड़ लालधर पार्टी को पूछताछ के लिए बुलाया और बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिसिया बर्बरता से पीड़ित के एक पांव की हड्डी टूट गई, जिससे अब तक वह लंगड़ा कर चल रहा है। पुलिस के भय के चलते उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन जब मामला समाज पदाधिकारियों तक पहुंचा तो वे उग्र हो गए। आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारी पीड़ित को लेकर थाने पहुंचे, जहां जमकर हंगामा किया। पीड़ित को उसके कमरे तक लेकर पहुंचे और आपबीती भी सुनी, जहां कमरा बंद कर उसकी पिटाई की गई थी। इस दौरान पुलिस और आदिवासी नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। मामले में आदिवासी नेताओं ने अब दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने अपनी सफाई में कहा है कि उसे स्वास्थ्य हालत में सुरक्षित घर छोड़ दिया गया था। जांजगीर चांपा में किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी पाई गई है। जांजगीर चांपा जिले के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से वंचित जिले के किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जिले के नवागढ़ और पामगढ़ ब्लॉक के कई किसानों ने शिकायत की है। कृषि विभाग की लापरवाही के कारण उनके खातों में पैसा नहीं आ रहा है। किसानों का कहना है कि जब वे कृषि विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो हर बार कोई नया बहाना बना दिया जाता है। कभी एड्रेस गलत होने की बात कही जाती है तो कभी नाम में गलती होने का हवाला देकर उन्हें टाल दिया जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर भी कोई स्पष्ट जवाब देने के बजाय किसानों को इधर उधर भटकाते हैं। एक किसान ने बताया कि 2019 में उनके पिता की अभी तक दो किस्तें मिली हैं, लेकिन उसके बाद अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कई बार कृषि विभाग के चक्कर लगाए, उनका कोई उत्तर नहीं मिला। किसानों का आरोप है कि उपसंचालक कृषि अधिकारी भी उनकी समस्या को गंभीरता से लेने के बजाय सिर्फ बहाने बना रहे हैं।
अब बात करते हैं यूपी की। यूपी के प्रयागराज में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आज प्रयागराज जनपद में मेडिकल चौराहा स्थित जॉर्ज टाउन प्रांगण में हजारों की संख्या में विद्युत कर्मी पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यदि ऊर्जा मंत्री विभाग से सचमुच भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो बिजली के निजीकरण की पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई प्रक्रिया तत्काल निरस्त करें। संघर्ष समिति के आह्वान पर आज लगातार 121वें दिन समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। संघर्ष समिति द्वारा निजीकरण के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के तहत 29 मार्च को वाराणसी में बिजली महापंचायत आयोजित की गई। संघर्ष समिति ने कहा कि इस बिजली महापंचायत के माध्यम से निजीकरण के विरोध में पारित प्रस्ताव वाराणसी स्थित पीएमओ को सौंपा जाएगा और प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जी से यह निवेदन किया जाएगा कि प्रदेश और विशेषतया वाराणसी की आम जनता के व्यापक हित में निजीकरण का फैसला निरस्त कराने की कृपा करें। संघर्ष समिति ने कहा कि जब प्रदेश के बिजली कर्मी मुख्यमंत्री योगी पर पूरा विश्वास रखते हुए उनके कुशल नेतृत्व में लगातार बिजली व्यवस्था के सुधार में लगे हैं, तब ऊर्जा मंत्री द्वारा किए गए ऐसे भड़काऊ बयान से अनावश्यक तौर पर ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, जो कि उचित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर और अब बात करेंगे झारखंड की। देश के जाने माने उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी गई। गौतम अडानी शुक्रवार 28 मार्च की शाम रांची में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी और सीएम हेमंत सोरेन के साथ सीएमओ में ये औपचारिक मुलाकात हुई। सीएमओ के बयान में कहा गया कि दोनों की मुलाकात के दौरान झारखंड में निवेश से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई। पिछले साल नवंबर में झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद गौतम अडानी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ यह पहली मुलाकात थी। अडानी ग्रुप ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति के लिए गोड्डा में 1600 मेगावाट का बिजली प्लांट स्थापित किया है। रांची में डीजीपी ने असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी। आने वाले त्योहार ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। खासकर सोशल मीडिया पर तनाव फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करने का प्लान तैयार कर लिया है। सोशल मीडिया पर जहर फैलाने वाले लोगों को झारखंड के डीजीपी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे तत्वों पर एनएसए और सीसीए के तहत कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के कुछ जिलों में हाल के दिनों में पर्व त्योहार के दौरान हुए सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर झारखंड पुलिस विशेष रूप से सजग है। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सोशल मीडिया के जरिए कम्युनल तनाव फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया के उपद्रवी जमीन पर उपद्रव करने वालों से ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। ऐसे लोगों की रिच बहुत ज्यादा होती है जो समाज के लिए बेहद खतरनाक है। डीजीपी ने सोशल मीडिया पर जहर फैलाने वाले तमाम असामाजिक तत्वों को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर वो सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर जहर फैलाकर वे बच जाएंगे तो उनकी यह भूल है। झारखंड पुलिस के पास ऐसे तमाम टेक्निकल साधन उपलब्ध है जिसके जरिए फेक आईडी बनाकर कम्युनल तनाव फैलाने वालों की पहचान की जा सकती है। डीजीपी ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए और सीसीए के तहत कार्रवाई होगी। जो लोग हैं वो सावधान हो जाएं, वरना उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पश्चिमी सिंहभूमि में डायरिया से बच्चे की मौत हो गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले जेटया पंचायत के नया गांव में डायरिया फैलने से 20 बच्चे बीमार हो गए हैं, जबकि एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं कुछ बच्चे जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवा रहे हैं, कुछ चंपवा में निजी अस्पताल में इलाजरत हैं,
जानकारी के अनुसार गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय नया गांव ओडिया स्कूल में गांव के बच्चे स्कूल गए हुए और स्कूल में सभी बच्चों ने भोजन किया। इसके बाद एक एक कर बच्चों को उल्टी और लूज मोशन होना शुरू हो गया, जिससे 7 बच्चों को इलाज के लिए जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। इसमें एक बच्चे की मौत हो गई। बोकारो में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे खड़ी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की। दरअसल ईद, सरहुल और रामनवमी को देखते हुए अवैध शराब के विरुद्ध जिला उत्पाद बल ने छापेमारी अभियान चलाया। इसी क्रम में पेटरवारू थाना क्षेत्र के अंगवाली में गुप्त सूचना के आधार पर सड़क किनारे खड़ी कार की तलाशी लेने पर गाड़ी के पिछली सीट और डिक्की से अवैध शराब बरामद की गई है। मामले में संलिप्त अभियुक्तों पर उत्पाद अधिनियम की धाराओं के आधार पर केस दर्ज किया गया है। बोकारो में अवैध माइनिंग पर कार्रवाई की गई। बोकारो उपायुक्त श्रीमती विजया यादव के निर्देश पर जिला प्रशासन बोकारो द्वारा लगातार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा शुक्रवार को सीसीएल हजारीबाग क्षेत्र के केवीवीपी परियोजना के बोकारो जिले के अंतर्गत गोमिया के बगरिया ग्राम में अवस्थित अवैध मोहानों यानी रेड हॉल्स को ब्लास्ट कर ध्वस्त करने का अभियान चलाया गया। प्रथम चरण में अवैध मोहानों को बंद करने के लिए ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से 160 होल्स निर्मित कर कंट्रोल ब्लास्टिंग के माध्यम से ध्वस्त किया गया। इस अभियान में बोकारो उपायुक्त द्वारा गठित संयुक्त जांच समिति के सदस्य वन प्रमंडल विभाग के संदीप कुमार, जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह, एसडीएम मुकेश छुआ, सीसीएल के अधिकारी, स्थानीय पुलिस बल और जिला बल के जवान शामिल रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।